आमतौर पे ना जब किसी इंसान को कोई मेडिकल समस्या होती है तो हम सब एक तरह की सटीकता की उम्मीद करते हैं, मतलब सब कुछ एकदम स्पष्ट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम सब चाहते हैं कि एक साफ डायग्नोसिस मिल जाए जो बता दे कि गड़बड़ असल में कहाँ है। राइट। और ये पूरी प्रक्रिया ना एकदम इंजीनियरिंग की तरह काम करती है। जैसे मान लीजिए किसी की हड्डी टूट गई है तो वो सीधे अस्पताल जाएगा। हाँ, और अस्पताल में एक्सरे मशीन के नीचे जाते ही ना एक काली फिल्म पर एक टेढ़ी मेढ़ी सफेद लाइन दिख जाती है। एकदम सही। डॉक्टर बस उस लाइन की तरफ उंगली रखता है और बता देता है कि देखो समस्या ठीक इसी जगह पर है और इस पर प्लास्टर चढ़ाना होगा। और सच कहूं तो ये स्थिति बहुत तसल्ली देने वाली होती है। बहुत ज्यादा। क्योंकि इंसानी दिमाग को चीजें तब सबसे ज्यादा सुरक्षित और अच्छी लगती हैं जब वो साफ साफ दिखाई दें। हाँ, जब हम हर समस्या को अलग अलग एकदम स्पष्ट खानों में बांट सकें। बिल्कुल। ये जो ब्लैक एंड व्हाइट का नजरिया है ना, ये एक तरह का सुकून देता है। हमें पता होता है कि हमारा दुश्मन क्या है और उसका इलाज क्या है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम इंसान के शरीर से बाहर निकलते हैं। मतलब जब हम शरीर को छोड़कर इंसान के दिमाग, पीढ़ियों से चले आ रहे आघात या किसी समाज के गहरे और छिपे हुए रहस्यों की दुनिया में कदम रखते हैं। हाँ, वहाँ चीजें इतनी आसान नहीं होती। एकदम नहीं। वहाँ अचानक वो जो एक्सरे मशीन है ना, वो काम करना बंद कर देती है। सही कहा। हम एक ऐसे परिदृश्य को देख रहे होते हैं जहाँ कोई स्पष्ट टूटी हुई हड्डी तो नहीं दिखती, लेकिन दर्द फिर भी महसूस होता है। और यहीं पर मेरा मानना है कि मनोविज्ञान और लोक कथाओं का सबसे दिलचस्प संगम होता है। वो कैसे? देखिए, जब समाज की बीमारियां या कमियां किसी मेडिकल एक्सरे में नहीं छपती ना, तो वे अक्सर उस समाज की कहानियों में, डरावने किस्सों में या मिथकों में अपना रूप ले लेती हैं। बहुत गहरी बात कही आपने। और आज के हमारे इस गहन चर्चा का या कह लें इस डीप डाइव का मकसद भी इसी धुंधलेपन के अंदर उतरना है। बिल्कुल। आज हमारे सामने जो स्रोत है वो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा पर आधारित एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी है। इस कहानी का शीर्षक है सांवली रात का रहस्य। ये शीर्षक ही अपने आप में काफी दिलचस्प है। हाँ, है ना। अब इससे पहले कि हम इस चर्चा की गहराइयों में जाएं, मैं आज का हमारा मिशन साफ कर देना चाहती हूँ। हाँ, ये जरूरी है ताकि सुनने वालों को पता रहे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य यहाँ बैठकर महज कोई भूतिया कहानी सुनाना नहीं है। मतलब हम सिर्फ डरने डराने के लिए यहाँ नहीं है। तो हमारा मुख्य फोकस क्या रहेगा? हम इस लोक कथा के माध्यम से डर की मानसिकता, पीढ़ियों तक चलने वाले मानसिक आघात और सबसे बढ़कर क्षमा की ताकत का एक बहुत ही तार्किक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले हैं। ये एक बहुत ही शानदार दृष्टिकोण है, क्योंकि सतही तौर पर देखने में जो चीजें सिर्फ अलौकिक लगती हैं, हाँ, जैसे कोई भूत प्रेत की डरावनी कहानी हो, बिल्कुल, उनके पीछे अक्सर बहुत गहरे मानवीय सच छुपे होते हैं। किसी समाज का सामूहिक अपराध बोध छिपा होता है। सामूहिक अपराध बोध। हाँ, कहानियां अक्सर वो सच कहने का जरिया होती हैं जिसे समाज सीधे तौर पर स्वीकार करने से डरता है। मुझे भी हमेशा से यही लगता है कि डरावनी कहानियां समाज के आईने पर पड़ी उस धूल की तरह हैं, जो असल में हमारी ही कमियों को छुपा रही होती हैं। एकदम सटीक उदाहरण है। तो चलिए रामपुरा गांव की इस कहानी के अंदर चलते हैं। शुरुआत में बताया गया है कि दिन के समय रामपुरा एकदम किसी स्वर्ग जैसा लगता है। मतलब काफी शांत और खूबसूरत। बहुत ज्यादा। ये गांव घने और खूबसूरत जंगलों से घिरा हुआ है, जहाँ की शांति किसी का भी मन मोह ले। लेकिन जैसे ही आसमान में अमावस्या की रात का अंधेरा छाता है ना, इस गांव की तस्वीर पूरी तरह पलट जाती है। क्या होता है अमावस्या की रात को? माँ, एक अजीब सा साया जाग उठता है और पूरे गांव में ऐसी दहशत फैलती है कि लोग सूरज ढलते ही अपने अपने घरों के भारी दरवाजे अंदर से बंद कर लेते हैं। बाप रे। हाँ, और सांसें रोककर बस सुबह होने का इंतजार करते हैं। इस कहानी का ये जो दिन और रात का कॉन्ट्रास्ट है ना, मतलब ये विरोधाभास, ये बहुत कुछ कहता है। किस तरह से? दिन का उजाला उस सामान्य जीवन का प्रतीक है जिसे हम दुनिया को दिखाते हैं, एक आदर्श, शांत और खुशहाल समाज, जो बाहर से एकदम परफेक्ट दिखता है। हाँ, लेकिन अमावस्या का वो गहरा अंधकार समाज के उस दबे हुए सच का प्रतीक है जिसे हर कोई भूलना चाहता है। अच्छा, तो आपका मतलब है कि वो साया असल में उनके ही किसी सच का रूप है? बिल्कुल। यहाँ एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू ये है कि गांव वाले सिर्फ एक भूत से नहीं डर रहे हैं। अवचेतन मन में वे उस अपराध बोध से डर रहे हैं जो उनके ही पूर्वजों ने किया था। ओहो, मतलब गलती पुरानी है लेकिन डर आज भी कायम है। एकदम। जब कोई समाज सामूहिक रूप से किसी अन्याय पर पर्दा डालता है ना,
तो वो खामोशी वक्त के साथ एक खौफनाक डर का रूप ले लेती है। और इसी दहशत के माहौल के बीच ना कहानी में हमारे मुख्य किरदार का जिक्र आता है। उसका नाम है अर्जुन। हाँ, अर्जुन। अर्जुन गांव का ही एक युवा है जो बाकी लोगों से थोड़ा अलग है। जहां पूरा गांव खौफ के मारे कांप रहा होता है और अपनी आंखें मूंद लेता है, वहीं अर्जुन ये ठान लेता है कि उसे इस रहस्य की तह तक जाना है। वो सच का सामना करना चाहता है। हाँ, मैं अर्जुन की तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से करना चाहूंगी जो एक बहुत ही आलीशान घर में रहता है, लेकिन उस घर की नींव से ना हर रात अजीब सी चरमराने की आवाजें आती हैं। अच्छा उदाहरण है। बाकी सारे लोग उन आवाजों को अनसुना करने के लिए कानों पर तकिया रख लेते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्जुन वो है जो हाथ में टॉर्च लेकर घर की उस अंधेरी नींव में उतर जाता है, यह देखने के लिए कि दरार असल में है कहाँ। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है, और यहाँ अर्जुन का अपनी माँ के साथ हुआ संवाद इस पूरी चर्चा का एक बहुत बड़ा आधार तय करता है। हाँ, वो हिस्सा बहुत दिलचस्प है जब अर्जुन की माँ उसे अमावस्या की रात बाहर जाने से रोकती है। बिल्कुल। और तब अर्जुन जवाब देता है कि माँ, जब तक हम डरते रहेंगे ये डर खत्म नहीं होगा, मुझे सच जानना है। बहुत हिम्मत वाली बात है। ये सिर्फ एक बहादुर बेटे का अपनी माँ को दिया गया जवाब नहीं है, ये सामाजिक मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा नियम है। कैसे? इसे थोड़ा समझाइए। देखिए, जब समाज में कोई सामूहिक डर बैठ जाता है ना, तो लोग एक खामोश समझौता कर लेते हैं। एक बरसों से चली आ रही परंपरा बन जाती है कि बस चुप रहो और अपनी जान बचाओ। हाँ, जो चल रहा है उसे चलने दो, सवाल मत उठाओ। बिल्कुल। ये यथास्थिति तभी टूटती है जब कोई एक इंसान सवाल पूछने की हिम्मत जुटाता है और उस डर की आंखों में आंखें डालता है। और अर्जुन की यही जिज्ञासा ना उसे आधी रात के उस डरावने सफर पर ले जाती है, जो कि बहुत खौफनाक सफर है। बहुत ज्यादा। रात के ठीक 12 बजे का समय है। अर्जुन के हाथ में एक टॉर्च है और उसने अपने गले में हनुमान जी का एक लॉकेट पहना हुआ है। वो जंगल के उस वीरान हिस्से की तरफ बढ़ता है जहां एक पुराना खंडर मौजूद है। इस खंडर के बारे में गांव में कहानियां प्रचलित हैं कि वहां कभी एक तांत्रिक रहता था। वो तांत्रिक जो काली शक्तियों का इस्तेमाल करता था? हाँ, जो दूसरों का बुरा करने के लिए काली शक्तियां जगाता था, लेकिन अंततः अपनी ही जगाई हुई उन डरावनी शक्तियों के जाल में फंसकर मारा गया। ये अक्सर होता है, जो गड्ढा खोदता है वो उसी में गिरता है। बिल्कुल। तो अर्जुन जब वहां पहुंचता है तो माहौल बेहद खौफनाक है। हवा में एक चुभने वाली ठंडक है, पेड़ों की सरसराहट ना किसी के फुसफुसाने जैसी लग रही है। एकदम डरावना माहौल। हाँ, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जो मैं उठाना चाहूंगी। हाँ, बताइए। इस दृश्य में आपको क्या खटक रहा? तार्किक इंसान के रूप में देख रहे हैं जो सच की तलाश में निकला है। राइट। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर वो इतना ही निडर है तो गले में हनुमान जी का लॉकेट पहनकर जाना क्या साबित करता है? अच्छा सवाल है। मतलब क्या ये नहीं दिखाता कि सबसे निडर इंसान को भी जब वो अपने सबसे बड़े डर का सामना करने जाता है तो उसे किसी न किसी सहारे या बैकअप प्लान की जरूरत होती है? क्या ये उसकी बहादुरी को थोड़ा कम नहीं कर देता? मैं कहूंगा कि ये मनोविज्ञान के नजरिए से एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब हमें इंसान के दिमाग की कार्य प्रणाली में मिलता है। तो क्या वो लॉकेट उसकी कमजोरी दिखा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लॉकेट अर्जुन की बहादुरी को कम नहीं करता, बल्कि उसे एक व्यवहारिक रूप देता है। देखिए, जब इंसान किसी भारी खतरे या बहुत बड़े डर का सामना करता है ना, तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा जिसे एमिगडाला कहते हैं वो बहुत सक्रिय हो जाता है। एमिगडाला, हाँ, ये इंसान को लड़ो या भागो यानी फाइट और फ्लाइट की आदिम प्रवृत्ति की तरफ धकेलता है। अच्छा, मतलब हमारा शरीर ऑटोमेटिकली सर्वाइवल मोड में चला जाता है। एकदम सही। ऐसे भयानक तनाव के क्षणों में वो लॉकेट सिर्फ एक धार्मिक आभूषण नहीं रह जाता है, ये एक मनोवैज्ञानिक ढाल या कह लें एक कॉग्निटिव एंकर बन जाता है। एक कॉग्निटिव एंकर? इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे। बिल्कुल। जैसे समुद्र में कोई बड़ा जहाज जब तूफान में फंसता है तो उसे एक जगह रोके रखने के लिए एक भारी लंगर या एंकर पानी में डाला जाता है ताकि जहाज बह ना जाए। राइट। ठीक वैसे ही जब अर्जुन के सामने वो लाल आंखों वाली सफेद धुंध एक खौफनाक औरत का रूप लेती है तो उसका दिमाग उसे चीख कर वहां से भाग जाने का सिग्नल देता है कि बस जान बचाओ और भागो यहां से। हाँ, लेकिन वो लॉकेट, वो जो उसका विश्वास है, वो उसके दिमाग को वो एक सेकंड का ठहराव देता है। वो लंगर का काम करता है।
बिल्कुल, जिसे वो भागने के बजाय अपनी जगह पर खड़ा रहता है। वो उसे रुककर ये पूछने की ताकत देता है कि मैं सच जानने आया हूं, तुम कौन हो? वाओ, ये बहुत ही तार्किक विश्लेषण है। और बात अगर उस खंडहर और तांत्रिक की करें, तो वो भी इस कहानी में बेवजह नहीं है। हाँ, वो तांत्रिक जो अपनी ही शक्तियों में फंस गया था। मुझे लगता है कि ये समाज के लिए एक बड़ा प्रतीक है। एकदम, वो खंडहर समाज की उन सड़ी गली कुरीतियों और अन्याय का प्रतीक है जहां आम लोग जाने से बचते हैं। लोग बस दूर से देखकर निकल जाना चाहते हैं। हाँ, तांत्रिक का अपनी ही शक्तियों से बर्बाद होना ये दर्शाता है कि जब कोई समाज अपने फायदे के लिए अन्याय, भ्रष्टाचार या डर का सहारा लेता है ना, तो अंततः वो उसी जहर से खुद भी खत्म होता है। मतलब वो खंडहर उस समाज के नैतिक पतन का एक जीता जागता सबूत है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं से कहानी अपने सबसे बड़े और हैरान करने वाले मोड़ पर पहुंचती है। जब अर्जुन उस आत्मा से बात करता है। हाँ, जब अर्जुन उस आत्मा के सामने खड़ा होता है और पूछता है कि तुम इस गांव को क्यों डराती हो, तो आत्मा का जवाब ना सारी मान्यताओं को पलट कर रख देता है। क्या कहती है वो? वो कहती है, मैं डराती नहीं, मैं बदला ले रही हूँ। बाप रे, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। एकदम। इसके बाद जो सच सामने आता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो आत्मा कोई शैतानी ताकत नहीं है, बल्कि उसी गांव की एक मासूम लड़की थी। उसका नाम सावित्री था। तो उसके साथ क्या हुआ था? कहानी बताती है कि गांव के कुछ रसूखदार और लालची लोगों ने सिर्फ उसकी जमीन हड़पने के लिए ना उसे जिंदा जला दिया था। ये तो बहुत ही खौफनाक अन्याय है। हाँ, और अब वो आत्मा उन लोगों और उनके वंश को खत्म करने के लिए भटक रही है। कहानी का ये संवाद एक झटके में पूरी तस्वीर बदल देता है। बिल्कुल। जो अब तक एक राक्षस या खलनायक लग रहा था, वो अचानक से एक भयानक अन्याय का शिकार बन जाता है। यहाँ डर की जगह गहरी करुणा ले लेती है। और इस स्थिति को समझाने के लिए ना मैं सावित्री के इस बेगाम गुस्से की तुलना जंगल की आग से करना चाहूंगी। जंगल की आग? वो कैसे? देखिए, सोचिए, जंगल के किसी एक कोने में कुछ स्वार्थी लोग सिर्फ अपनी एक छोटी सी जगह साफ करने के लिए जानबूझकर आग लगाते हैं। उनका मकसद सीमित होता है। हाँ, उनका मकसद सिर्फ उस छोटे से हिस्से को जलाना था। लेकिन फिर अचानक हवा का रुख बदलता है और वो आग पूरे जंगल में फैल जाती है। और फिर वो बेकाबू हो जाती है। बिल्कुल। अब वो आग ये नहीं देखती कि कौन सा पेड़ अपराधी है और कौन सा मासूम पक्षियों का घोंसला। वो बस सब कुछ राख कर देना चाहती है। एकदम सही। सावित्री का गुस्सा भी ना उस जंगल की आग की तरह हो गया है। शुरू तो वो उन लालची लोगों के खिलाफ हुआ था, लेकिन अब वो गांव के हर उस व्यक्ति को अपनी चपेट में ले रहा है जिसने वो अपराध किया ही नहीं था। ये जंगल की आग वाली बात बहुत गहराई से स्थिति को स्पष्ट करती है। अगर हम इस आत्मा की बात पे गौर करें, जहां वो कहती है कि गुस्से में मैंने सबको एक जैसा समझ लिया। हाँ, वो डायलॉग बहुत असरदार है। तो ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये गहरे मानसिक आघात यानी ट्रॉमा का सबसे प्रामाणिक मनोवैज्ञानिक चित्रण है। मतलब ट्रॉमा इंसान को इस हद तक बदल सकता है। बिल्कुल। जब इंसान के साथ इतना क्रूर अन्याय होता है और उसे कोई न्याय नहीं मिलता, तो उसका दुख एक विनाशकारी क्रोध में बदल जाता है। ये क्रोध इंसान के सोचने समझने की क्षमता को, उसकी विवेकशीलता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आघात या ट्रॉमा इंसान को सच में अंधा कर देता है? एक तरह से हाँ। मनोविज्ञान में इसे हम ट्रॉमा का वो स्तर मानते हैं जहां पीड़ित व्यक्ति दुनिया को सिर्फ दो ही नजरियों से देखता है। कौन से दो नजरिए? या तो कोई उसका दुश्मन है या फिर शिकार। उसके लिए कोई बीच का रास्ता नहीं बचता। ये बहुत ही डरावनी स्थिति है। और जब ये आघात पीढ़ियों तक अनसुलझा रहता है ना, तो ये जनरेशनल ट्रॉमा या पीढ़ियों तक चलने वाला दर्द बन जाता है। मतलब दर्द एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है। हाँ, गांव वाले उस अपराध बोध को ढो रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया, और सावित्री उस बदले की आग में जल रही है जिसका अंत कभी नहीं हो सकता। ये एक ऐसा जहरीला चक्र है जो दोनों तरफ से लोगों को बर्बाद कर रहा है। ये बहुत ही विचलित करने वाली स्थिति है। तो सवाल ये उठता है कि अर्जुन इस जंगल की आग को बुझाता कैसे है? हाँ, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि वो यहाँ किसी तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल नहीं करता, कोई मंत्र नहीं पढ़ता या कोई हथियार नहीं उठाता। तो वो क्या करता है? वो सिर्फ तर्क और एक गहरी सहानुभूति का सहारा लेता है। वो सावित्री से कहता है कि अगर तुम सच में न्याय चाहती हो तो निर्दोष लोगों को छोड़ दो। तुम्हें शांति तभी मिलेगी जब तुम अपने इस दर्द को, इस बदले की भावना को छोड़ोगी। अब यहाँ मैं एक बहुत ही मानवीय और व्यावहारिक सवाल खड़ा करना चाहती हूँ,
और मुझे यकीन है कि जो भी लोग हमारी इस चर्चा को सुन रहे हैं ना, उनके मन में भी यही उथल-पुथल चल रही होगी। पूछिए, वो कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है? देखिए, क्या इतने खौफनाक अन्याय के बाद जहां एक इंसान को उसकी जमीन के लिए जिंदा जला दिया गया हो, क्या उसके लिए सिर्फ ये कहना काफी है कि अपने दर्द को छोड़ दो? मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। मतलब क्या सिर्फ समझने और माफ करने से वो भयानक पीड़ा अचानक से खत्म हो जाती है? क्या अर्जुन का ये सुझाव थोड़ा ज्यादा ही आदर्शवादी या किसी किताबी ज्ञान जैसा नहीं लगता? आपने बिल्कुल उस नब्ज पर हाथ रखा है जहाँ ये पूरी कहानी सबसे ज्यादा जटिल होती है। आप सही कह रही हैं। ये सुझाव सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है ना? मतलब असल जिंदगी में ऐसा थोड़ी होता है। और सच कहूँ तो मनोविज्ञान की दुनिया में भी हम ये कभी नहीं मानते कि इतना गहरा आघात रातों रात या सिर्फ एक बार कहने से ठीक हो जाता है। हाँ, वही तो। माफी कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक बहुत ही दर्दनाक, लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया है। किसी ऐसे व्यक्ति को माफ करना जिसने आपकी जिंदगी छीन ली हो, इंसान के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो फिर सावित्री अर्जुन की बात इतनी आसानी से कैसे मान लेती है? यहीं पर कहानी के क्लाइमैक्स की असली मनोवैज्ञानिक सुंदरता छिपी है। अच्छा। देखिए, जब अर्जुन उस पर पलटवार करने के बजाय पूरी करुणा के साथ उसका सच सुनता है, तो सावित्री को सदियों बाद कोई ऐसा इंसान मिलता है जिसने उसे एक खूंखार राक्षस की जगह एक इंसान माना। मतलब पहली बार किसी ने उसका दर्द समझा। बिल्कुल, उसके दर्द को एक पहचान मिली। मनोविज्ञान में एक शब्द है कैथार्सिस। कैथार्सिस, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दबी हुई भावनाओं का अचानक और बहुत तीव्र विस्फोट होना। अच्छा, जैसे कोई गुब्बारा फूट जाए। हाँ, एकदम वैसा ही। जब कोई इंसान बहुत लंबे समय तक गुस्से को एक कवच की तरह पहनकर रखता है ना, तो वो गुस्सा उसके अंदर जहर की तरह काम करता है। और जैसे ही अर्जुन की सहानुभूति उस कवच को भेदती है, तो सावित्री की आंखों से पहली बार उस खौफनाक गुस्से की जगह दर्द के आंसू बह निकलते हैं। वाव! और पता है, कहानी में इस दृश्य के दौरान मौसम का भी जिक्र किया गया है। हाँ, आसमान का बदलना। हाँ, आसमान में अचानक बिजली कड़कने लगती है, बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं। ये कोई साधारण मौसमी बदलाव नहीं है। तो ये क्या है? ये बाहर चल रहा तूफान असल में सावित्री के भीतर चल रहे उसी कैथार्सिस या भावनात्मक उथल-पुथल का प्रतीक है। ओहो, अब समझ में आया। अर्जुन उसे ये